कभी सोच नहीं सकते। आपने भी महामिलावट के देखे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी का बयान सुनकर के पूरा देश चौंक गया। श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री पद होना चाहिए, ऐसी मांग रखी। मैं जरा आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब, ये जो दूर दूर खड़े हैं वो भी जवाब देंगे? क्या बताइए, भारत में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए क्या? क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करेगा क्या? एक हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री, ये हो सकता है क्या? किसी को भी मंजूर है क्या? आपका विरोध है कि नहीं है? आप डट करके विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आप देखिए, जो बात यहां गांव के लोगों को समझ आ रही है, पढ़े लिखे हो अनपढ़ को उनको समझ आती है, ये बात कांग्रेस को, आरजेडी को, इनके सभी महामिलावटी नेताओं को समझ नहीं आ रही है। तो आपको समझ आ रहा है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हुआ है। कल से उमर अब्दुल्ला जी ने बयान दिया, मैंने कल से उनको चुनौती दी है कि ये सारे उनके साथी दल देश को विश्वास दें कि ये 2 प्रधानमंत्री वाली मांग वे उससे सहमत नहीं है। ये उनके सभी साथी दलों ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? कांग्रेस ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? आरजेडी ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? उनके सभी महामिलावटी लोगों ने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? लेकिन पता नहीं सांप सुन गया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका कोई साथी तो विरोध करे, लेकिन सबने चुप्पी साध ली। उनकी ये चुप्पी ही उनकी असलियत को सामने ला रही है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, कश्मीर पर, हमारे वीर जवानों पर, हमारे सुरक्षा बलों पर जो एक जवाब बयान दे रहे हैं, जो भांति भांति के वादे कर रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुने, समझे और उनका हिसाब चुनाव में चुकता होना चाहिए। उनके बयान इस बात का सबूत है कि उन्होंने कैसे दशकों तक देश चलाया और वो देश को किस अस्थिर स्थिति तक ले आए, ये हम भली भांति जानते हैं। और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आगे भी कितना अस्थिर करना चाहेंगे, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। साथियों, ये लोग ऐसे विचारों के साथ खड़े दिखते हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के खिलाफ है। ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वाली गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं।
भी जानते हैं कि पुलवामा हमले के बाद देश के वीर सपूतों ने किस तरह अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। भारत के इतिहास में पहली बार आतंकियों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने का काम हमारे जवानों ने किया। आज पूरी दुनिया आतंक पर हमारे प्रहार की चर्चा कर रही है, लेकिन महामिलावटी कहते हैं मोदी सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। क्या ये हमारे विरोधियों की भाषा से आप सहमत हैं? देश की सेना पर आपको भरोसा है? मुझे जरा पूरी ताकत से बताइए, देश की सेना पर आपको भरोसा है? देश के वीर जवानों पर भरोसा है? देश की सेना जो कहे उसमें आपका विश्वास है? आपका है, लेकिन कुछ लोगों ने तो सेना को ही अपना दुश्मन बना लिया है। उनको लगता है कि सेना पराक्रम करती है और फायदा मोदी को मिल रहा है, इसलिए अब सेना पर ही परेशानी पैदा करने के रास्ते खोज रहे हैं। भाइयों बहनों, इस देश की सेना को परेशान करके हम देश का भला कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा कर सकते हैं, हमारी जीवन आसान हो सकता है। लेकिन ये बातें ये लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों को बताना चाहिए कि उन्हें भारत के सपूतों पर भरोसा है या पाकिस्तान के कपूतों पर भरोसा है। साथियों, पूरी दुनिया आज भारत के पक्ष में खड़ी है। हर कोई हर बात पर हिंदुस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या कर रहा है यार? लेकिन ये महान मिलावटी बिल्कुल वैसी बातें करते हैं जैसे पाकिस्तान करता है। ये हिंदुस्तान के सियासी दल का ये पाकिस्तान के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं। जमुई, नवादा और मुंगेर को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या फिर पाकिस्तान के पक्षकार चाहिए? पाकिस्तान के पक्षकारों को सजा देंगे, पाकिस्तान के पक्षकारों को सजा देंगे। साथियों, केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार आज भारत को मजबूती की तरफ ले जा रही है। चाहे आतंकवाद हो या फिर नक्सलवाद, हमारी नीति साफ है। भारत को आंख दिखाने का काम जो भी करेगा उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। चाहे वो नक्सलियों को वैचारिक चारा देने वाले लोग हो या फिर उनका शरण देने वाले लोग। साथियों, अगर कोई नौजवान भटके हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का हर संभव प्रयास हमने किया। यूपीए के
नक्सली माओवादी विचारधारा से प्रभावित जितने युवाओं ने सरेंडर किया, उससे 2.5 गुना ज्यादा युवा पिछले 5 साल हमारी सरकार के दरमियान रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में वापस आए। साथियों, जब भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आते हैं, पूरी शासन प्रणाली को रिवर्स गियर में ले जाते हैं। सीधी चल रही देश की गाड़ी के ले जाते हैं। देखिए, जो महंगाई नियंत्रण में रहनी चाहिए, वो कांग्रेस सत्ता में आते ही महंगाई बढ़ने लगती है, आतंकवादी वारदातें बढ़ने लगती है, देश में हिंसा बढ़ने लगती है, असंतोष बढ़ने लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, कालाधन बढ़ने लगता है। और कमी क्या होती है? देश की समृद्धि कम होने लगती है, देश की साख कम होने लगती है, सैनिकों का मनोबल कम होने लगता है, ईमानदारी का सम्मान कम होने लगता है। ऐसी रिवर्स गियर वाली पार्टियों ने किसी राज्य का और न ही देश का भला कर सके। साथियों, रिवर्स गियर वाली इन पार्टियों को न तो दलितों और पिछड़ों के न तो मान की चिंता है और न ही उनके काम की परवाह। दलितों पिछड़ों के नाम पर आज के नए राजघराने सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहती है। आपकी ये दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन जब भी केंद्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार बनी, उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारी सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार ने जब इस काम के लिए कदम बढ़ाया, तो ये पिछड़ों की बातें करने वाले नेताओं ने ओबीसी कमीशन की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। साथियों, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए सारी अड़चनें दूर करते हुए ओबीसी कमीशन का संवैधानिक दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने कर दिया। और मैं समझता हूं ये बिहार के लिए तो बहुत ही खुशी की बात रही है कि संविधान का दर्जा मिलने के बाद जो आयोग के पहले चेयरमैन बने माननीय भगवान लाल साहनी जी, वो भी इसी बिहार की धरती के मुजफ्फरपुर के सपूत।